माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि हम अपने दोस्तों को तो चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकते। व्यक्तिगत तौर पे आपने किसी के साथ दुश्मनी करनी है, दोस्ती करनी है, आपकी इच्छा है, लेकिन जहां पे आप रहते हैं, आपके जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, उनको आप नहीं निकाल सकते, नहीं आप चुन सकते हैं। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इंडिया shares borders of around 15,200 kilometers with its neighbors. Does that mean कि इंडिया के जो नेबर्स हैं इंडिया के बहुत अच्छे मित्र हैं? नहीं। अगर हम अपने नेबरहुड की बात करें, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, वोलेटाइल न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में भारत रहता है। पिछले 75-76 सालों में भारत ने कई कोशिशें करी हैं अपने पड़ोसियों के साथ समझौता करने की, पीस बाय करने की। और इस कोशिश में एक पर्टिकुलर पॉलिसी जो कि एट द फोरफ्रंट रही है वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस फ्यू मिनट्स के वीडियो में और ये पूरा हफ्ता, ये पूरा सप्ताह इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड वीडियोस आप सुबह के टाइम देखेंगे 8 बजे। और भारत के नेबरहुड से पर्टिनेंट मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे ब्रीफली बात जरूर करूं। पहले तो हम नक्शा देख लेते हैं भारत का। भारत के नेबर्स कौन से हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत का लगभग 15,200 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता है इन सब देशों के साथ। और हमको पता है कि हमारे जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं वो हर एक देश के साथ हैं, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, चाहे वो नेपाल के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो म्यांमार के साथ हो। पोरस बॉर्डर्स हैं और डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। और एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी में यदि हम अपने नेबरहुड को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ यहां पे ढील जरूर लेके आएंगे। इस करके नेबरहुड को एट द फोरफ्रंट रखना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली इन द कमिंग 24-25 ईयर्स। जब हम विकसित भारत के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, नेबरहुड को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंकर पॉइंट रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी में जब से हमको आजादी मिली है अंग्रेजों से। और तब से लेके आज तक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में काफी तब्दीलियां आई हैं, काफी इवॉल्व हुआ है। जवाहरलाल नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बाद में हम पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, इंद्र कुमार गुजराल की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोदी जी की बात करें, हर एक प्रधानमंत्री ने अपने तौर तरीके के हिसाब से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इवॉल्व करने की कोशिश करी है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, चाहे वो मोदी जी हैं, या चाहे वो नेहरू जी थे, या चाहे वो इंदिरा गांधी जी थी, या चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, across all the political spectrum, cutting across the political lines, cutting across the political parties, every prime minister has tried to sort of forge peace with its neighbors. एक कार्डिनल प्रिंसिपल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ये रहा है कि कैसे पीस और कोऑपरेशन को साउथ एशियन रीजन में बढ़ाया जा सकता है। साउथ एशियन रीजन इज वेरी फेमस फॉर पॉवर्टी, फॉर टेररिज्म, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बैड थिंग्स. So therefore, India being a stable country, India being a democracy, being a stable democracy for the last 75-76 years, has a large role to play as far as enhancing and growing South Asia economically is concerned. Now, Bhutan, Afghanistan, Maldives, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, etc., all these countries, they share borders with India, but they differ in sizes, they differ in their strengths, and they differ in their resources. कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इसको हम कहते हैं द फोकस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और भारत की स्ट्रैटेजी अपने नेबर्स के साथ रही है कि कैसे हम पीस और कोऑपरेशन को बढ़ावा देके सहयोग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम विकसित भारत होने का सपना देखते हैं तो कैसे इन देशों के साथ भी हम तरक्की कर सकते हैं। याद रहे, अगर हम एशियान की बात करें या यूरोपियन यूनियन की बात करें, ये जो जुट है देशों का यूरोप में और एशियान में, इकोनॉमिकली बहुत वेल इंटीग्रेटेड है। और इतना अच्छा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमने साउथ एशिया में नहीं देखा फ्रॉम द लास्ट 75-76 ईयर्स। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्रायोरिटाइज करता है कि कैसे अपने नेबर्स के साथ हम ट्रेड, कनेक्टिविटी और कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हम इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की बात करें, हम कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट की बात करें, राइट, कोई और चाहे नेपाल के साथ है, चाहे भूटान के साथ है, चाहे वो बायलेटरल लेवल पे हो, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स हो, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मकसद क्या है कि हम अपने सिविलाइजेशन को, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को, अपने लिंग्विस्टिक कल्चर को, अपने परंपराओं को, अपने रिलीजियस कल्चर को कैसे एक साथ कर सकते हैं विद द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, और कैसे हम आने वाले समय में, खास करके आज के दौर पे जब मल्टीपोलैरिटी पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में साउथ एशिया कैसे एक स्टेबल रीजन रह सकता है, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस रह सकता है। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने वॉर शायद अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में नहीं हुए जितने साउथ एशिया में रहे हैं। साउथ एशिया हैज बीन मोर प्रोन एंड वल्नरेबल टू कॉन्फ्लिक्ट्स एज कंपेयर टू द मिडिल ईस्ट और इवन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। भारत का जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बहुत निर्भर करता है हमारे पड़ोसियों के ऊपर भी। कोई भी देश, इतिहास उठा के देख लें, कोई भी देश एक सुपर पावर नहीं बन पाया है जब तक उसके संबंध अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं हुए हैं। और भारत की एबिलिटी टू मैनेज इट्स ओन नेबरहुड, दिस विल डिटरमिन वेदर इंडिया अचीव्स द गोल ऑफ बिकमिंग वन ऑफ एशियाज मेजर पावर्स। और उसके लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक मेजर इंस्ट्रूमेंट होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। एट द सेम टाइम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिसी फ्रॉम द टाइम ऑफ नेहरू टू द टाइम ऑफ मिस्टर मोदी। नेहरू जी का जो आइडिया था भारत के नेबर्स को देखने का, बहुत आइडियलिस्टिक था, बहुत ऑप्टिमिज्म था। हिंदी चीनी भाई भाई, नेपाल के टुवर्ड्स, भूटान के टुवर्ड्स, काफी ज्यादा आइडियलिज्म उनकी पॉलिसी में था, जिसके चलते बेशक हम नॉन अलाइन मूवमेंट का एरा 1960s में शुरू होता देखते हैं, जहां पे नेहरू जी ने कहा कि ना तो हम यूएसए के साइड पे रहेंगे ना यूएसएसआर की साइड में। लेकिन ये बात हमको पता है, हमने इतिहास पढ़ा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो ये बात हम जानते हैं कि भारत का इंक्लिनेशन और टिल्ट सोवियत के टुवर्ड्स था। लेकिन उसका इंपैक्ट हमारे पड़ोसियों पे ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये भारत के स्ट्रेटेजिक नेबर्स थे उस जमाने में। और चाइना, कम्युनिस्ट चाइना इंडिया को बहुत डोमिनेट कर रहा था इन द लेट 50s एंड द अर्ली 60s। Nehru was successful in dealing with the South Asian countries as far as Bhutan and Nepal is concerned. For example, Treaty of Friendship भूटान के साथ साइन करेगी 1949 में, Treaty of Friendship with Nepal साइन करेगी थी, Treaty of Peace and Friendship नेपाल के साथ 1950 में। सिमिलर ट्रीटी सिक्किम के साथ भी साइन करेगी थी, बिकॉज सिक्किम का मर्जर टू द यूनियन ऑफ इंडिया बहुत बाद में जाके हुआ था। फॉर दैट मैटर आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी सिक्किम का जो मर्जर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हुआ था। चाइना एक्सपैंड कर रहा था, चाइना was having expansionist ideas towards Tibet, and also let's not forget, अगर हम मैप को देखें, नेपाल और भूटान दो बफर स्टेट्स हैं, दो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो भारत का भूटान और नेपाल के साथ ऐसी ट्रीटीज को एस्टैब्लिश करना, ये जरूर एक बहुत अच्छी, एक यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा नेहरू जी को। बेशक नेहरू जी को क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है बीइंग ओवरली आइडियलिस्टिक एंड ओवरली ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स साउथ एशिया, लेकिन चाइना की कोशिश काफी थी कि नेपाल और भूटान में भी अपना क्लाउड, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की, स्पेसिफिकली इन द 40s एंड द 1950s। बट क्योंकि हमने ट्रीटी साइन करी थी नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तो हमको लेवरेज मिला। इंदिरा गांधी की बात करें तो हम इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी अनलाइक हर फादर शी वाज मोर रियलिस्ट, शी वाज मोर असर्टिव। इंदिरा गांधी ने जब भागदौड़ संभाली 1966-67 में, जस्ट उस वक्त, उससे पहले भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, विद इन द कांग्रेस बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1965 की लड़ाई में भारत को काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी की असर्टिव पॉलिसी के कारण हमने देखा 1971 की लड़ाई में, वैसे क्रेडिट तो आर्मी को देना पड़ेगा, लेकिन इंदिरा गांधी क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, क्रेडिट टू सैम मानेकशॉ एंड हिज मेन, दैट इंडिया ने बहुत ही बुरी तरह से पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में हराया था, और 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को हमने आजाद कराया। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, जब इंदिरा गांधी ने ये असर्टिव रोल प्ले किया और हमारी जो पॉलिसी थी दैट टिल्टेड मोर टुवर्ड्स द सोवियत, इसके चलते जो हमारे बाकी पड़ोसी देश थे वो घबरा रहे थे। ये जो टैग है ऑफ इंडिया बीइंग अ बुली ब्रदर, ऑफ बीइंग अ बिग ब्रदर, ये टैग भारत को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मिलना शुरू होता है। बात करें लेट 90s की, आई के गुजराल की बात करें,
टर्बुलेंट 90s, 96 से लेके 1999 के बीच में हमने देखा कि 13 दिन की सरकार थी एच डी देवेगौड़ा के द्वारा, 1 साल की सरकार थी जहां पे 1 साल के लिए गुजराल, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये 2-3 सालों में काफी थी। और आई के गुजराल की डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो लेक्चर्स, जो हमारे पेड लेक्चर्स होते हैं जीएस के, उसमें डिटेल में गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। गुजराल डॉक्ट्रिन जो कि इंद्र कुमार गुजराल ने ले डाउन करी थी, इसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए हम एक बड़े भाई हैं, भूटान के, नेपाल के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान में साइज में हम बहुत बड़े हैं, जीडीपी वाइज हम काफी बड़े हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कई ज्यादा हैं, तो हम ये बड़प्पन दिखाएंगे अपने पड़ोसी देशों के टुवर्ड्स और बदले में उनसे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। पॉलिसी ऑफ नॉन रेसिप्रोकल, ये पॉलिसी आई के गुजराल ने ले डाउन करी थी, जिसके चलते माना जाता है कि आई के गुजराल के कार्यकाल में भारत थोड़ा सॉफ्ट हो गया था टुवर्ड्स इट्स नेबर। और शायद आई के गुजराल की मंशा, इंटेंशन बुरी नहीं थी, बिकॉज उनकी मंशा ये थी कि कैसे अगर हम इतना बड़प्पन दिखाते हैं अपने नेबर्स को, तो किस तरह से हमारे संबंध और ज्यादा मजबूत हो पाएंगे हमारे पड़ोसी देशों के साथ। कुछ हद तक आई के गुजराल की डॉक्ट्रिन को कैरी फॉरवर्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कोशिश तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी करी थी, लेकिन हम जानते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी, मार्च 1999 की बात है, वो लाहौर गए थे, नवाज शरीफ को मिले थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उस वक्त बहुत महान दिग्गज कपिल देव गए थे, देवानंद गए थे। लेकिन कब अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोशिश थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में संबंध बढ़ाने की, लेकिन हमको यह भी पता है कि 1999 में उसके ठीक अटल बिहारी वाजपेयी जी के वापस आने के बाद ठीक 2 महीने के बाद कारगिल का युद्ध शुरू होता है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में दरार और बढ़ती है। और काफी आगे तक भी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कोशिश उनकी भी रही थी, हर एक प्रधानमंत्री की कोशिश रही थी पाकिस्तान के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को सुधारने की, बिकॉज लेट 90s और अर्ली 2000s में हम देखते हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बहुत बढ़ता है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और चाइना का इंटरफेरेंस हमारे नेबरहुड में बढ़ना शुरू हो जाता है। पोस्ट 2014, हम पिछले 9-10 सालों की बात करें, मोदी जी ने भी बहुत एक न्यू एनर्जी और एक न्यू सॉर्ट ऑफ एंथुजियाज्म और एक ज़ील देने की कोशिश करी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। प्रधानमंत्री बनते सार ही उन्होंने सभी सार्क देशों के हेड्स ऑफ द स्टेट को इनवाइट किया जब उन्होंने शपथ लेनी थी प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री बनने के ठीक 3 हफ्ते के बाद मोदी जी का जो सबसे पहला जो दौरा था वो भूटान में था। यानी कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले जो दौरे किए, जो बायलेटरल विजिट्स किए, वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ किए, चाहे वो नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें। और पहले टर्म में और सेकेंड टर्म में भी अगर हम पिछले कुछ 2019 से लेकर अब तक की भी बात करें, फॉरेन पॉलिसी में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बहुत महत्व दिया है मोदी जी ने। ऑल्दो इस पर्टिकुलर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में यह बात जरूर कहनी पड़ेगी कि टुवर्ड्स पाकिस्तान हमने एक स्ट्रिक्ट एक स्टैंड लिया है जो कि बहुत जरूरी था। अब तक हम देखते आ रहे थे कि जो पिछले प्रधानमंत्री थे वो पाकिस्तान के टुवर्ड्स नरमी दिखा रहे थे, चाहे पाकिस्तान जितने मर्जी आतंकवादी और घुसपैठिए हमारे सरहद में बेच रहा था, और उसके बावजूद भी हमारे जो मंत्री थे, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, ज्यादा सख्त अप्रोच नहीं अपना रहे थे। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो तौर तरीका है, उरी के बाद, पुलवामा के बाद, और सार्क में पाकिस्तान को बॉयकॉट करने वाला जो बात है, ये हमने देखा है पिछले कुछ 4-5 सालों में हमने जो पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान बदली है। लेकिन अगर हम बाकी साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, उनके साथ देखिए भूटान है, नेपाल है, कितना रिच हाइड्रो पावर पोटेंशियल है भूटान में, नेपाल में। हाइड्रो पावर पोटेंशियल के तौर पे हमने भूटान और नेपाल के साथ बहुत एग्रीमेंट साइन करे हैं। श्रीलंका को देखो, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पिछले 2-2.5 सालों से। इंडिया was the first responder to Sri Lanka at this time of economic crisis under the neighborhood first policy। चाहे वो मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स में 2014 की बात है कि मालदीव्स में लोगों के पास पानी पीने को नहीं था, और हमने इंश्योर किया, मोदी जी की सरकार ने इंश्योर किया कि कैसे हमारे जो जहाज हैं, जो हमारे शिप्स हैं, वो मालदीव्स को कंटेनर्स में हमने वहाँ पे पानी पहुंचाया कि कैसे मालदीव्स में लोग प्यासे ना मरे। तो ये सब एक्शंस हमने अपने टुवर्ड्स नेबर्स शो करे, एक्सेप्ट पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तान की आदत रही है टू यूज टेररिज्म एज अ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। आई मीन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में पाकिस्तान काफी बिलीव करता है, और इसलिए काफी हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है प्रधानमंत्री को कि उनकी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो काफी इनकंसिस्टेंट है। अगर सम अप करें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, तो देखिए नेहरू जी का विजन बहुत आइडियलिस्टिक था वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके, और उन्होंने काफी और चीजों को इग्नोर किया। स्मॉलर स्टेट्स, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इनके इंटरेस्ट को कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है, इस बात के बारे नेहरू जी ने ज्यादा गौर नहीं किया।
नेहरू जी के चलते जब भारत सोवियत के ज्यादा क्लोज होता है तो उसका प्रभाव साउथ एशियन देशों पे पड़ता है, और देखा जाता है कि साउथ एशियन, देखिए उस वक्त चाइना 50-60s में चाइना तो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन विद इन साउथ एशिया अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ता है। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंध काफी अच्छे होते हैं, अमेरिका काफी हथियार देता है पाकिस्तान को। इनफैक्ट 1965 में ये देखा गया था कि भारत को कोई मदद अमेरिका से नहीं मिली थी जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। अमेरिका की नज़दीकियां पाकिस्तान के साथ बनती हैं, अमेरिका का इन्फ्लुएंस साउथ एशियन रीजन में बढ़ना शुरू होता है, बिकॉज इंडिया दो नॉन अलाइन था लेकिन इंडिया का इंक्लिनेशन सोवियत के टुवर्ड ज्यादा था। तो ये समअप किया जा सकता है कि ओवरऑल हमारे जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है और जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अप्रोच है काफी इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्रडिक्शन में रही। एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी वो है जो कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है जिसके चलते भारत को वो सब चीजें मिलती हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाना जहां पे हम अपने सारे गोल्स को अचीव कर सके। देर बाय हम अपनी फिजिकल सिक्योरिटी और डिसीजन ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी सेफगार्ड कर सकते हैं, और साथ के साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर भी हम एम्फसाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल गेन्स हम मेक कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर आवर फेलो नेबर्स एज वेल। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इंडिया एक क्लियर रोड मैप यहां पे लैक करता है कि कैसे इंडिया अचीव करेगा वो स्टेटस ऑफ विश्वगुरु जब इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ ही संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है। सो दोस्तों, ऐसी और बहुत सारी बातें डिटेल में और मजेदार तरीके से हम अपने जनरल स्टडीज के कोर्स में करते हैं। बाय द वे आपको बताना चाहता हूं कि आज पहली क्लास है, हमने 5वां बैच जीएस का लॉन्च किया है, लाइव हमने लॉन्च किया है, और डिटेल में और विस्तार से हम ये बातें समझते हैं, चाहे वो आईआर की हैं, चाहे वो साइंस की हैं, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। तो आइए दोस्तों जुड़िए, मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप कोर्स है जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी 2024। मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही फन फील्ड वे में, यहाँ पे इनोवेटिव वे में हमारी कोशिश टीचर्स की रहती है आपके साथ बेहतरीन कंटेंट शेयर करने के लिए। डिफिकल्ट बातों को सरल भाषा में डीक्लटर करते हैं। यदि आप इच्छुक हैं, हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, आज ही फोन उठाएं, टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और एनरोल करें अपनी सीट को। फिर से कहना चाहूंगा कि आज फर्स्ट डे है हमारे जीएस के लाइव बैच का, ये 5वां बैच है इस साल का, ये लास्ट लाइव बैच है, तो अपना मौका मत गवाइएगा। यदि आप अगले साल प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो इस बैच में आज ही जुड़िए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द, और ये नेबरहुड का जो हमारी सीरीज चली है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें रिलेटेड टू इंडियाज नेबर्स, वो हम टिल सैटरडे कोशिश करेंगे कि वीडियो सुबह 8 बजे लेके आते रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।